Welcome to Mission Stenographer. सौ शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी हिंदू देवी देवता की प्रतिमा की विसर्जन या शोभा यात्रा निकलती है तो वह नफरत, अराजकता, वैमनस्य और हिंसा में तब्दील क्यों हो जाती है? कई बार हत्याएं भी कर दी जाती हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। मुसलमानों का कोई मजहबी जुलूस या मौका हो तो हिंदू उस पर प्रहार नहीं करते, उसमें रोड नहीं अटकाते। यहाँ तक कि हिंदुओं ने मस्जिद से की जाने वाली अजान पर भी सांप्रदायिक आपत्ति नहीं जताई। शोभा यात्रा निकालने की अपनी शोभा है, मुसलमानों को उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धार्मिक आज़ादी का मौलिक अधिकार भी हमें दिया गया है। फिर हिंसा और हत्याओं की क्या वजूहात हो सकती है? हम कई बार यह सवाल उठा चुके हैं कि अचानक एक भीड़ कहां से उमड़ आती है? घरों और मस्जिदों की छतों से पथराव कैसे होने लगता है? ये छोटे बड़े पत्थर कहां से किस तरह इकट्ठा किए जाते हैं? कुछ शहरों कस्बों में अचानक तलवारें भी चमकने लगती हैं। तलवारें, डंडे और हथियार कहां से आते हैं? कौन उनकी सप्लाई करता है? क्या पत्थरबाजी, दंगे, खून खराबे की कोई पूर्व नियोजित साजिश तैयार की जाती है? तो साजिशकार कौन है? सिर्फ उत्तर प्रदेश के बहराइच में ही सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं हुई है। बहराइच को छावनी में तब्दील करना पड़ा। करीब 30 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया और 10 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। फिलहाल बहराइच जैसे हालात तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के शहरों और कस्बों में भी पैदा किए गए हैं। सांप्रदायिक हिंसा, दंगे अपने आप ही नहीं भड़कते, उन्हें सुलगाया और फैलाया जाता है। भारत में दंगे के काले इतिहास मौजूद हैं। दंगे औसतन सभी राज्यों में होते रहे हैं। उनके असंख्य उदाहरण भी मौजूद हैं। बेशक सरकार किसी भी दल की रही हो, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि अमुक मुसलमानों का इलाका है तो ये हिंदू, सिख, ईसाई आदि के इलाके हैं? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिन मोहल्लों में मुस्लिम आबादी रहती है, प्रशासन उन्हें संवेदनशील घोषित करता है, जबकि गैर मुस्लिम क्षेत्रों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मुसलमान संवेदनशीलता के आधार पर नाजुक इलाके क्यों हैं? दरअसल देश को इलाकों और मोहल्लों में बांटा नहीं जा सकता। इस बार भी मुसलमानों ने आपत्ति की कि शोभा यात्रा उनकी मस्जिद के सामने से क्यों गुजरी। क्या यह कानूनन अपराध है या कोई प्रतिबंध लगा रखा है? किसी मुस्लिम की छत से हरा झंडा उतारा गया और उसकी जगह भगवा झंडा लहराया गया। यह अनैतिक हरकत है, इसका कोई औचित्य भी नहीं है। यह घोर सांप्रदायिक है, अवैध कब्जे की एक हरकत है। यदि ऐसी हरकत कर भी दी गई तो गोली मारकर इंसानी हत्या करने की नौबत क्यों आई?
जिस हिंदू नौजवान को मार दिया गया उसकी शादी मात्र 2 माह पहले हुई थी। किसी औरत को इस कदर विधवा करना क्या मजहबी प्रावधान है? जाहिर है कि अलग अलग समुदायों के लोगों के भीतर नफरत और उन्माद भरे हैं। पैरा कानूनों के लंबित संभवों की अंदरूनी परख अगर हो जाए तो कई रास्ते कम गुनहगार हो जाएंगे। वाटर शेष एक कानूनी मजमून बनकर अदालत की सीढ़ियों से भले ही फिसल गया, लेकिन यह हिमाचल का आर्थिक आईना है जिसे यूं ही नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसे में हिमाचल सरकार पानी की जिरह की मजबूती के उद्देश्य से तत्संबंधी सभी कानूनों की झाड़ा पहुँच करके एक अम्ब्रेला एक्ट की शक्ल में सशक्त कर रही है। यह हार नहीं मानने का जज्बा है जो वर्षों की गाद से लड़ रहा है। संघर्ष के पांव अपना दर्द या रास्ता नहीं देखते। मंजिलों को आबाद करना है तो निरंतर प्रयास करना होगा, लेकिन इस परिपाटी में केवल शिखर नहीं, जमीन को भी तपना पड़ेगा। पैरा हमें यह तो मालूम नहीं कि अम्ब्रेला एक्ट के बदौलत वर्षों से जनरेशन टैक्स की राह खोज रहा हिमाचल कहाँ तक सफल होगा, लेकिन इतना तय है कि इस केस की केस स्टडी अपनी सार्थकता का भूगोल पैदा कर रही है। अंततः सवाल हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का है तो प्रयास भी इसी उत्कंठा से करने होंगे। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीन आसमान एक करने के लिए यहाँ की आबो हवा, जंगल और पानी के योगदान का विस्तार व मूल्यांकन बहुत जरूरी है। यानी आबो हवा अगर पर्यटन के माफिक रख पाए तो यह उद्योग आर्थिकी को ऐसे स्थान पर पहुंचा सकता है जहां रोजगार व स्वरोजगार प्रदेश की युवा शक्ति को सफल होने का हर अवसर मुहैया करवा सकता है। विडंबना यह है कि पर्यटन की आबरू का चीरहरण करते हुए हम जिन मंजिलों को तराश रहे हैं वहां दृश्यावलियों से छेड़छाड़ रुकनी चाहिए, वरना सारे मकसद एक समय धराशायी हो जाएंगे। पैरा इसलिए हम 5 करोड़ पर्यटकों के बजाय 1 करोड़ पर्यटकों की 5 रातें और दिन बढ़ाने की वकालत करते हैं। दूसरा आर्थिक स्रोत जंगल में जाया हो चुकी जमीन है। प्रदेश की 70% जमीन के बजाय अगर 50% भूमि के नाम रह जाए तो अतिरिक्त 20% जमीन हासिल करके हिमाचल को नई आर्थिक संरचना करनी चाहिए। प्रदेश की आत्मनिर्भरता का झगड़ा जमीन की अनुपलब्धता के कारण होता है। हम वनापत्तियों के मारे अपने होने का सबूत कैसे दें? अंततः किसी दिन संघर्ष की डालियां जंगल की उस जमीन पर उगानी पड़ेंगी जो विकास की बाड़बंदी करने पर आमादा है। इतना ही नहीं, हिमाचल के जंगलों को चीड़ से हटाकर चारे, चाय, कॉफी या जड़ी बूटियों से जोड़कर पर्वतीय आर्थिकी का संचार हो सकता है। पैरा अंत में पानी हमारी आशाओं की किश्ती को ढो सकता है। पहले एक बार शांता कुमार की वजह से विद्युत उत्पादन की मुफ्त रॉयल्टी से संबल मिला था। दूसरी बार प्रेम कुमार धूमल ने 23,000 मेगावाट विद्युत क्षमता के उत्पादन का शपथ पत्र तैयार करके रास्ता दिखाया। लेकिन अब वाटर शेष की परिभाषा जलाधिकार को पुकार रही है।
निश्चित रूप से सुक्कू सरकार जल को पर्वतीय अस्तित्व के अधिकार से जोड़कर एक आर्थिक तर्क पैदा करने की जदोजहद कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश का बिजली बिल भी अब मुक्त या अनुदान समूलतः दरों से उबरकर व्यावहारिक होने लगा है।